हेलो स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया है। 2020 के जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चे अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। कुछ बच्चे खुश हैं, बहुत सारे बच्चे परेशान भी है कि मार्क्स कम आ रहे हैं और जैसी तैयारी होना चाहिए हम लोगों की उतनी अच्छी तैयारी नहीं हुई थी। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी 12th क्लास में है और उनका प्रिपरेशन उतना अच्छा खासा नहीं हुआ था लॉकडाउन की वजह से और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस की वजह से। कुछ बच्चे 11th में भी है, उनके लिए 2 साल का टाइम है। तो यहाँ पर लास्ट जो एग्जाम हुआ है 2020 वाला, उसका जो हमने एनालिसिस किया था उस पेपर के एनालिसिस के अनुसार और जो बच्चे कंपटीशन जो प्रिपरेशन चल रहा है बच्चों का उस अनुसार अगर हम बात करते हैं तो हमें एक बात समझ में आएगी कि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा देखने में आ रहा है। जिस तरीके से पेपर का पैटर्न था, कट ऑफ की अगर बात की जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है। जैसे कि मैंने अभी बताया था लास्ट मेरे लेक्चर में कि मेरे हिसाब से 550 ये बॉटम लाइन होगा, वहाँ तक कट ऑफ जाएगा। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अब यहाँ पर ये जो लेक्चर है मेरा आज का, मैं इसमें ये बात बताने की कोशिश करूंगा कि नेट 21 का प्रिपरेशन कैसे करना है, किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे और कैटेगरी वाइज स्टूडेंट्स ने अब यहाँ से अपनी तैयारी कैसी करना चाहिए, इस टॉपिक पे मैं यहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूँ। अब देखिए, जो नीट की एनटीए की डेट अगर मान के चले, जो टेंटेटिव डेट है वो मई का फर्स्ट वीक है, फर्स्ट वीक ऑफ मई। जो हमारा अप्रोक्सीमेटली 2 मई वहां पर दिया है, टेंटेटिव डेट है, ये अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर डेट बढ़ती भी है तो ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 महीने के ऊपर डेट आगे नहीं जाएंगी। मतलब हमने मई को ही फाइनल डेट कंसीडर करके चलना है। अगर कोई डेट बढ़ती भी है तो 1-2 महीने से ज्यादा डेट आगे नहीं बढ़ेंगी। तो यहां पर अभी सितंबर चल रहा है तो आपके पास टाइम बहुत कम है, ठीक है। अगर मंथ की बात की जाए तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास 7 मंथ के करीब टाइम है, उससे ज्यादा टाइम अभी हमारे पास नहीं है। अब जो बच्चे रिपीट करना चाह रहे हैं उनका भी एक ऑप्शन है। मतलब यहां पर मैं जो बात कर रहा हूं, स्टूडेंट्स किस टाइप के हैं, तो यहां पर रिपीटर टाइप के स्टूडेंट्स होंगे, फ्रेशर टाइप के स्टूडेंट्स होंगे। 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स अभी हमारे सामने होंगे। मतलब जो अभी रनिंग 12th में चल रहे हैं उन बच्चों का एक क्राइटेरिया है, उन बच्चों का एक यहां पर डिसीजन है, उनका स्टडी मेथड है। दोनों भी टॉपिक पे हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हम जब 12th में थे उस टाइम पे एमएसटी सीटी के एग्जाम्स होते थे तो रिपीट का जो सजेशन देते थे लोग, टीचर्स, मेंटर्स, एक्सपर्ट लोग जो सजेस्ट करते थे वो ऐसे बच्चों को करते थे जिनका मोर देन 140 मार्क्स है। मतलब उस टाइम 200 मार्क्स का एग्जाम हुआ करता था, जिसको 140 के ऊपर अगर मार्क्स आते हैं तो उसको सजेस्ट करते थे लोग कि आप रिपीट करिए। अदरवाइज रिपीट का सजेशन कोई देता नहीं था, रिपीट करने के लिए कोई बोलता नहीं था। लेकिन यहाँ पर मैं बच्चों को ये बात बताना चाहता हूँ, रिपीट तुम्हें क्यों करना है, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर बच्चों को 300 to 400 मार्क्स आते हैं और उनका खास टारगेट एमबीबीएस नहीं है तो ऐसे बच्चों ने तो रिपीट करने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन अगर ये रेंज में मार्क्स है तो वो लोग रिपीट कर सकते हैं। कुछ बच्चों को मान लो 100 मार्क्स है, उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हुई थी, डिस्ट्रैक्शन हुआ था, या फिर वो 3 घंटे 3 आवर्स का जो सेशन था वहां कुछ डिस्ट्रैक्शन हुआ था, डिस्टर्बेंस हुआ था, हेल्थ इश्यूज थे। तो वो सब एनालिसिस बच्चों ने सेपरेटली करना चाहिए इंडिविजुअल लेवल पे, और उसके बाद ही डिसीजन लेना है कि रिपीट करना है या नहीं करना है। एक बात, अब रिपीट करना है तो सबसे पहले आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा। क्या टारगेट सेट करना पड़ेगा?
आपने एक अजम्पशंस लगाना पड़ेगा दिल से ही कि मुझे मोर देन 550 मार्क्स लेने हैं या फिर मोर देन 600 मार्क्स लेने हैं। यह टारगेट आपको अभी से सेट करना पड़ेगा और उस हिसाब से आपकी तैयारी होना चाहिए सेल्फ स्टडी की। देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है, मैं पहले से भी बच्चों को बताता हूँ अक्सर कि जो क्लास में भी बच्चे आते हैं तो उनके लिए मेरा पहला स्टेटमेंट रहता है कि अगर आप ये सोच के आ रहे होंगे कि आप यहाँ मेडिक्सलेंस में अगर क्लास लगा दिए तो आपका एमबीबीएस को नंबर पक्का है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल चीज आपको सेल्फ स्टडी करना होता है। स्टडी कंपोनेंट्स हम बताते हैं और हम खुद भी उस हिसाब से सेल्फ स्टडी करते हैं और आपको टीच करते हैं। सेल्फ स्टडी इन द सेंस जो लास्ट 30 ईयर के क्वेश्चंस है उसका एनालिसिस होता है, एनसीईआरटी का कंटेंट को समराइज किया जाता है और अलग अलग डायमेंशन से एमसीक्यू सॉल्व करने के हम अलग अलग ट्रिक्स देखते हैं, फिजिक्स में खास तौर पे, और बायोलॉजी में तो मैं टोटली फोकस एनसीईआरटी पे करता हूं और उसके साथ साथ नंबर ऑफ एमसीक्यूज हम सॉल्व करते हैं। और हम जो एनटीए का पैटर्न है, जो सिलेबस है, वो बाउंड्री लाइन क्रॉस करते भी नहीं है और जो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हो सकते हैं जिसको हम अप्लाइड पॉइंट कहते हैं वो पॉइंट हम कवर करने की कोशिश करते हैं। उसको हम 20% में कंसीडर करते हैं। 80% जो प्रिपरेशन होता है वो कोर एनसीईआरटी के कंटेंट पे ही होता है, पहली बात। दूसरी बात मैं यहाँ पर बताता चलूं कि आपने यहाँ पर जो सीरियस लेने की बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप सेल्फ स्टडी कितना कर सकते हो। मतलब आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी होगा। अगर आपको सेल्फ स्टडी की आदत नहीं है, आप कंसिस्टेंसी से आप नहीं बैठ सकते हो पढ़ाई करते हुए, तो ऐसे बच्चों के लिए वहां पर रिपीट करने का ऑप्शन नहीं है। आपको डेली 10 घंटे से ज्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा। डेली 10 घंटे से ज्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा। जब आपने तय कर लिया कि आपको रिपीट करना है तो आपको 10 घंटे से ज्यादा पढ़ाई करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये मुमकिन नहीं है कि आपके मार्क्स अच्छे आए। और वो 10 घंटे जो पढ़ाई कर रहे हैं वो बिल्कुल भी एक डायरेक्शन वाली पढ़ाई होना चाहिए। कंटेंट हमारे क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। बायोलॉजी की अगर बात की जाए तो हमने एनसीईआरटी को फोकस करना चाहिए और उस कंटेंट के हिसाब से अप्लाइड क्वेश्चंस हमें सॉल्व भी करना चाहिए। कंटिन्यूअसली रिवीजन है, ये सब चीजें उसमें हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेशर की। तो फ्रेशर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं जो सबसे बड़े डिफिशियंसी होती है बच्चों की कि ये बच्चे बोर्ड के एग्जाम से बहुत ज्यादा डर जाते हैं। मतलब पहले 6-7 महीने पहले ही हैबत ले लेते हैं एग्जाम की। तो मैं उनसे कहूंगा कि आपका बोर्ड का प्रिपरेशन आप तय होना चाहिए कि मैं इतने चैप्टर, इतनी तैयारी, इतना मैं करूंगा। मतलब ये हुआ कि खास बोर्ड के लिए आपको 2 महीने देने की जरूरत नहीं है। आप अभी से क्या करिए, खास बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए 2 घंटे साइड में निकालिए, 2 घंटे माइनस करिए आपके डेली शेड्यूल से। वहां पर आप पीसीबी तो पढ़ोगे। जब आप पीसीबी का प्रिपरेशन नीट का कर रहे तो उसके लिए बोर्ड तो कोई मुश्किल नहीं है। लैंग्वेजेस की बात की जाए तो लैंग्वेजेस का प्रिपरेशन अभी से कुछ रोज आपने हर लैंग्वेज को 15 से 20 मिनट देना चाहिए। उर्दू हो गया, इंग्लिश हो गया, जो भी आपकी लैंग्वेज है, हिंदी, संस्कृत, तो उस लैंग्वेज को आपने 15 से 20 मिनट डेली देना चाहिए। और जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, जो आपके कोर सब्जेक्ट नहीं है लेकिन आपने ले रखा है, तो उसको आप 15 से 20 मिनट, मतलब आपने 2 घंटे का जो टाइम है वो आपने बोर्ड के लिए डेली बेसिस पे साइड में रख देना चाहिए। अब ये -2 आवर्स कर दिया, बचा हुआ टाइम है उसको आप टोटली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए चूज कर सकते हो। जैसे मैंने बच्चों को बताया था, लॉकडाउन की वजह से हमारे पास बहुत ज्यादा सुनहरा मौका था, हमको टाइम मिला था स्टडी के लिए। ठीक है, कुछ बच्चों ने उसका बेनिफिट लिया होगा, कुछ बच्चों ने नहीं भी लिया होगा, लेकिन अब यहां पर क्या करना है, आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। फिर -2 आवर्स वो करते हैं तो आपके पास दिन भर के 22 आवर्स बचते हैं, 22 घंटे आपके पास बचते हैं। ठीक है, 22 घंटों में से आपको 7 घंटे की नींद लेना जरूरी है मेरे हिसाब से, और 3 घंटे यहाँ पर आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए मैं माइनस करूंगा। ठीक है, तो बचेंगे यहाँ पर कितने, 12 घंटे। तो यहाँ पर 12 घंटे में जो 12 आवर्स आपके पास बच गए हैं यहाँ पर, तो आपने डेली 6 आवर्स आपने बायो की स्टडी करना है और 3 आवर्स आपने
फिजिक्स की स्टडी करना है और 3 आवर्स आपने केमिस्ट्री की स्टडी करना है। ठीक है, अब बायो की स्टडी कंपोनेंट्स में यहां पर आप देखिए जो 6 आवर्स का मैनेजमेंट है, तो यहां पर 3 आवर्स का आपको जो थ्योरी का स्टडी करना है चैप्टर का, और 1 आवर का आपको क्या करना है, एमसीक्यूज का सेशन रखना है इस थ्योरी जो पढ़ा था उस पे। ठीक है, उसके बाद अगर टाइम देखेंगे हम तो बचता है यहां पर 3 आवर्स आपके बचते हैं यहां पर। तो 3 आवर्स में आपने टोटली रिवीजन करना है। रिवीजन के कंपोनेंट्स में एनसीईआरटी है, शॉर्ट नोट्स है, आपने जो बनाए हैं शॉर्ट नोट्स वो शॉर्ट नोट्स भी हो सकते हैं और साथ में एमसीक्यूज भी हो सकते हैं। एमसीक्यूज के लिए कोई 2 बुक सेलेक्ट करिए और वो 2 बुक को ही अच्छे से सॉल्व करिए। जैसा एमटीजी पब्लिकेशन का अच्छा बुक है मेरे हिसाब से, और उसके साथ एररलेस है और एबीसी बायोलॉजी है। कोई 2 बुक सेलेक्ट करिए और वो 2 बुक के एमसीक्यूज पूरे के पूरे अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करिए। जहां तक टेस्ट की बात है और क्वेश्चन बैंक की बात है, तो हमारे पास से भी आपको क्वेश्चन बैंक मिलता है, अच्छे क्वालिटी वाले क्वेश्चंस मिलते हैं, तो वो भी आप साथ में यहाँ पर यूज कर सकते हैं। डेली प्रैक्टिस शीट भी आपको दी जाती है और वो सब। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स के ड्यूरेशन की बात है। क्यों, तो ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए आपको जो टाइम देना है, तो मेरे हिसाब से आपको तीनों लेक्चर जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है वो 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं होने वाले। मतलब जो आपको सब्जेक्ट होगा, जैसा 30 से 35 मिनट का आपका बायो का सेशन होगा, 30 से 35 मिनट का आपका फिजिक्स का और फिर केमिस्ट्री का। मतलब आप कंटिन्यूअसली मोबाइल में इंगेज ना हो, ये भी हमने कोशिश कर रखी है। मतलब दिन भर 4 घंटे सिर्फ मोबाइल में बैठे हुए हैं और 2-2 घंटे का एक सेशन हो रहा है। देखते हम यूट्यूब पे ऐसे भी प्रैक्टिस होती है, तो उस तरीके की प्रैक्टिस हमें नहीं करना है। समझ में आ रही बात? उस तरीके की प्रैक्टिस हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें मेंटली फ्रेश रहकर हमको कम टाइम में ज्यादा कंटेंट हमको कवर करने की कोशिश करना है। अगर इसके बाद कुछ क्यूरीज होती है तो आपने फिर उसके क्वेश्चंस हमने सॉल्व करना, ग्रुप में क्वेश्चंस करना है आप लोगों ने, कि प्रोसेस आपको प्रक्रिया पता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने जो टाइम दिया हूं, ये टाइम एक्चुअली सेल्फ स्टडी के लिए मैंने एक बेसिक यहां पर शेड्यूल बताया हूं। आप आपके सेल्फ टाइम के हिसाब से इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि 2 घंटे आपको निकालना ही है वीडियो लेक्चर देखने के लिए। ठीक है, वीडियो लेक्चर आपको देखना है, जो मेंटर्स है आपके टीचर्स है उनसे लेना है। आप कुछ क्लासेस में ऐसा होता है कि एक लेक्चर 1.5 से 2 घंटे का होता है, तो 5 से 4 घंटे आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सिर्फ मोबाइल के सामने बैठने में चले जाते हैं। तो वो भी एक मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है। अगर उसको कोई ठीक समझता है तो वो उसकी अपनी राय है, उसको मैं डिनाई नहीं करता, लेकिन मेरा अपना सजेशन, मेड एक्सलेंस का अपना सजेशन है कि 1.5 घंटे से ज्यादा आपका सेशन नहीं होना चाहिए तीनों सब्जेक्ट का ऑनलाइन बेसिस पे। हाँ, ऑफलाइन की अगर बात की जाए तो 1 आवर की तो क्लास होती है, 3 आवर का सेशन होता है टोटल, और फिर उस हिसाब से शेड्यूल अलग होगा। क्यों, तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, ट्रैवलिंग होगी, घर से क्लास तक आना है, क्लास से फिर वापस घर तक जाना है, तो ये सब शेड्यूल को माइनस करते हुए हमको शेड्यूल बनाना पड़ेगा। लेकिन अभी चूंकि लॉकडाउन है और लॉकडाउन खत्म होने की अभी तो संभावना नहीं है, मुझे लगता है कि दिवाली के बाद तक भी ये लॉकडाउन चलेगा, तो हमारा ऑनलाइन सेशन नहीं रुकेगा, ऑनलाइन सेशन चलता ही रहेगा। आपने वीडियो को फॉलो करना है और क्यूरीज कंटिन्यूअसली हमारे से इंटरेक्ट होना है, क्वेश्चंस भी करना है। ठीक है, तो ये एक जनरल टाइम टेबल मैंने यहाँ पर आपके सामने डिस्कस किया हूँ। ये टाइम टेबल फ्लेक्सिबल है, आप आपके शेड्यूल के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि सब बच्चों का कुछ ना कुछ अलग शेड्यूल होता है, क्लासेस का ड्यूरेशन अलग होता है, तो आप आपके हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। ये सिर्फ मेड एक्सलेंस के बच्चों के लिए नहीं है, हर बच्चा इससे बेनिफिट ले सकता है। आपके हिसाब से आप टाइम में यहाँ पर वेरिएबिलिटी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल। ठीक है, तो रिपीटर के लिए यही बात करूंगा मैं कि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, आपके पास डिस्ट्रैक्शन नहीं है। जैसा रेगुलर बच्चों के लिए बोर्ड के एग्जाम के डिस्ट्रैक्शन है, प्रैक्टिकल्स के डिस्ट्रैक्शन है, फिर नंबर ऑफ थिंग्स उनके साथ एक्सपीरियंस नहीं होने की वजह से डिस्ट्रैक्शन के चांसेस ज्यादा है। लेकिन रिपीटर के पास अपना एक गोल सेट है, एक क्रिस्टल क्लियर है उनके सामने उनकी मंजिल, तो ऐसे बच्चों ने मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसे बच्चों ने टोटली फोकस अपने टारगेट पे करके काम करना चाहिए। अभी से तय करो, अगर आपकी कैपेसिटी है सेल्फ स्टडी करने की
तो ही आप जो है रिपीट करने का सोचिए। अदरवाइज अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा आप जोश में हो, इंस्पायर हो, 1-2 घंटे 8 दिन का इंस्पायरेशन है अगर आपका, तो आपने रिपीट के लिए टाइम पास नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपने पक्का इरादा करा है, आपकी कैपेसिटी नहीं भी है लेकिन आपको लगता है कि मैं ये करूंगा, और फिर आप उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, जो बात बोल रहे हैं उसको अगर तोल भी रहे हैं, तो फिर आपने रिपीट करने का सोचना चाहिए और उस हिसाब से आपने गाइडलाइंस आपके मेंटर्स से लेना चाहिए। मेंटर्स का क्लासेस का बेनिफिट ये होता है कि आप शेड्यूल के साथ चलते हो, जो क्लास में आपके लेक्चर्स होते हैं आप घर पे उसी हिसाब से पढ़ाई करते हो। अगर आप बोलेंगे मुझे सब आ जाता तो फिर मैं पढ़ाई करूंगा, तो आपका शेड्यूल मेंटेन होना बड़ा मुश्किल होगा। उसकी वजह से फिर टेस्ट सीरीज है और फिर क्वेश्चन आंसर सेशंस है, फिर कंटिन्यूअसली डाउट के इश्यूज है, तो ये सब चीजें आपको नहीं मिल पाते। इसलिए मेरा आप लोगों से ये बोलना है कि आप प्रॉपर सुइटेबल मेंटर्स को भी सेलेक्ट करिए और उसके पास कंटिन्यूअसली गाइडलाइंस लेते रहिए, जो टेस्ट सीरीज है उसको फॉलो करती रहिए, जो शेड्यूल चल रहा है, जो रनिंग टॉपिक्स चल रहा है, उस टॉपिक को 100% क्लेरिफाई करने की कोशिश भी करते रहिए। कंटेंट की अगर बात करूं तो जो हमारा कोर कंटेंट है, अभी बच्चों को गुरु मंत्र बता रहा हूं मैं, सबको मालूम होना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू हमारा एनसीईआरटी का बुक ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नोट्स है जो एनसीईआरटी बेस्ड है, बात याद रखिएगा, जो क्लास के नोट्स है वो एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए, नहीं तो अंदर बहुत सारे दूसरे कंटेंट भरे हैं और बहुत ज्यादा डीप नॉलेज है, उतना डीप है कि आपको इसमें यहाँ पर जरूरत भी नहीं है, इतना डीप है तो भी कुछ फायदे का नहीं। तो यहाँ पर आपको एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स क्लास के होना चाहिए और एनसीईआरटी बेस्ड आपके सेल्फ नोट्स भी आपने बनाना ही चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ नोट्स बनाना चाहिए। जो लास्ट टाइम होता है आपका, लास्ट जो 1 मंथ होता है, वहां पर जो आपको रिवीजन करना होता है, तो सेल्फ नोट्स का एक अपना बहुत ज्यादा बेनिफिट है बच्चों। उसके बाद और है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज भी बहुत ज्यादा आपके अप्लाइड होना चाहिए एनसीईआरटी के बेस पर, ये इसका ख्याल रखना जरूरी है। तो ये 3 कंपोनेंट को ही रेफरेंस बना के आपको बायोलॉजी की पढ़ाई करना है। एनसीईआरटी का बुक आपका सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, ये रेफरेंस बुक है नीट के एग्जाम के लिए। नोट्स बनाना है जो एनसीईआरटी बेस है, और इसके साथ साथ जो आपने सेल्फ स्टडी किया है उसमें आपको आपका ग्रास्पिंग पावर और नॉलेज चेक करने के लिए एमसीक्यूज सॉल्व करना है। और एमसीक्यूज आपको पीएचडी लेवल का और नीट पीजी लेवल के नहीं करना है, नीट यूजी लेवल के एमसीक्यूज सॉल्व करना है। मार्केट में बहुत सारे बुक्स है जो बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं, उसमें एमटीजी पब्लिकेशन ये सबसे बेटर बुक है, एररलेस है। और बात याद रखिए, मैंने किसी से कमीशन नहीं लिया हूं, यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं ब्रांड का, तो ये ब्रांडिंग में कमर्शियल नहीं कर रहा हूं। मेरा टोटल जो सोच है, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा फायदा होना चाहिए। जो मैंने स्टडी किया हूं, मैंने जो बुक्स फॉलो करा हूं, तो मैं अपना एक राय और सजेशन आपके सामने रख रहा हूं। जरूरी नहीं है कि ये कांस्टेंट सबके लिए अप्लाई होती हो, लेकिन जो मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखा हूं, तो वहां पर मैं अगर रिलेट करूंगा तो मुझे सबसे अच्छे बुक्स जो दिखाई दिए वो हमारा एमटीजी है, उसके साथ साथ अरिहंत पब्लिकेशन है। इनके भी बुक्स बड़े अच्छे होते हैं, अच्छे क्वालिटी के एमसीक्यूज होते हैं। और तीसरी पॉइंट है एररलेस। ये 3 बुक है जो बहुत ज्यादा बेटर बुक लगे हैं मुझे, क्यों तो ये एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं ज्यादातर। कुछ क्वेश्चंस अप्लाइड भी होते हैं उसमें, कुछ क्वेश्चंस पीएमटी के भी है, एआईपीएमटी के भी क्वेश्चंस है उसमें, लेकिन नीट के भी क्वेश्चंस है। और एक बड़ी अच्छी बुक है, अरिहंत वालों के पास भी है वो कंटेंट और एमटीजी वालों के पास भी है। लास्ट 30 ईयर के क्वेश्चन बैंक होते हैं, एमटीजी पब्लिकेशन वाले भी वो है, उनके पास भी वो बुक, तो आप वो भी बुक यूज कर सकते हैं जिसमें लास्ट 30 ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें नीट के हर ईयर के क्वेश्चंस वहां पर आपको मिल जाएंगे। वो भी बड़ी अच्छी बुक है। कोर कंटेंट पे आपका वहां पर प्रिपरेशन होगा, लेकिन एमसीक्यूज लिमिटेड है। एक चैप्टर के 90 से 150 के बीच में एमसीक्यूज है, जबकि मेरा ऐसा मानना है कि एक चैप्टर पे हर बच्चों के कम से कम 500 से ज्यादा एमसीक्यूज सॉल्व होना चाहिए। तो 38 चैप्टर के मल्टीप्लाई करना है आपको 500 से। अगर आपके जितने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस होंगी जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है, उतना ज्यादा आपका एग्जाम का प्रिपरेशन होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो गुरु मंत्र है वो है रिवीजन। बार बार एनसीईआरटी को आपको रिवाइज करना है।
और रिवाइज करते हुए उसको तोड़ पाठ करना है, जिसको हिफ्ज बोलते हैं। जैसे कुरान का पाठ करते हैं, हिफ्ज करते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही एनसीईआरटी को विथ रेस्पेक्ट टू अंडरस्टैंडिंग आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगर आपको एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन कवर करते आएगा अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो फिर कोई भी एमसीक्यूज हो आप बिल्कुल भी गलत नहीं करोगे और कंफ्यूज भी नहीं होंगे। आपका एनसीईआरटी का प्रिपरेशन 100% है तो आपके 350 मार्क्स नीट में 100% है बायोलॉजी में। आउट ऑफ 360 आपके 350 एकदम कंफर्म मार्क्स है अगर आपका एनसीईआरटी का प्रिपरेशन 100% है। रही बात फिजिक्स और केमिस्ट्री की, तो रेस्पेक्टिव मेंटर्स आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी देंगे। ठीक है, तो होप आप लोगों को ये बात तो समझ में आ ही गई होंगी कि हमें रिपीट करना है या नहीं करना है। अगर रिपीट करना है तो क्या प्रोटोकॉल है उसके, अगर वो प्रोटोकॉल हम फॉलो कर पाते हैं तो आपने रिपीट करने में हर्ज नहीं है। अगर आपके पास वो प्रोटोकॉल फॉलो करने की क्षमता नहीं है तो फिर आपने रिपीट नहीं करना चाहिए। आपका लगेगा एमबीबीएस को या नहीं लगेगा ये एक अलग गोष्ट है, लेकिन आपने कर पाना या नहीं कर पाना ये अभी से डिसाइड करना है। अदरवाइज आप डिसीजन लोगे लेकिन करोगे नहीं तो फिर डिप्रेशन में आओगे। हाँ, डिसीजन लेंगे, पूरी मेहनत करेंगे, फिर भी अगर नहीं होता है तो आपको सेटिस्फाइड रहेगा दिल को कि मैंने एक कोशिश किया। लाइफ टाइम आपको जो दिल में एक क्वेश्चन रहेगा, यार मैं करता था तो अच्छा होता था, ये क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि 90% चांसेस सक्सेस होने के होते हैं। अगर बच्चों ने तय करके उस पर काम किया है तो बच्चे फेल होते ही नहीं है। रेयर केस है कि सब करने के बाद कुछ एक्सीडेंटल कंडीशन आ जाए, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता नहीं है। बच्चों को सक्सेस मिलती है जो बच्चे कमिटेड होते हैं और उसके हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन करते हैं कमिटमेंट का, तो ऐसे बच्चे सक्सेस होते ही है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर्स स्टडी, कि गॉड एवरी स्टूडेंट्स बिकम अ सक्सेस इन देयर फ्यूचर्स लाइफ इंशाल्लाह। ओके, और टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।